हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बांग्लादेश में वर्तमान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जब से शेख हसीना जी ने अपना प्रधानमंत्री का पद त्यागा और वो भारत में शरण ली, उसके बाद से लगातार हिंसा का माहौल और अधिक विकराल रूप धारण कर चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उस समय जिस समय कि वो प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान थी और बांग्लादेश में थी, तो एट दैट टाइम जो हिंसा हो रही थी उसका मेन मकसद था कि भाई हम आरक्षण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि एक अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई है, मोहम्मद यूनुस जी ने खुद चीफ एडवाइजर की भूमिका निभाने की बात की है, और ऐसे में जिस तरीके से बीते 2-3 दिनों में वहां पर माहौल देखा गया है, उसका जो मकसद देखा गया है वो कुछ और ही बयां करता है। हम लोगों ने लगातार देखा है सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर, समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं कि वहां पर जो बांग्लादेशी हिंदू रह रहे हैं, एक नागरिक के तौर पर जीवन यापन कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, देवालयों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं टर्न ले रहा है, सांप्रदायिक रूप धारण कर रहा है। और ऐसे में भारत सहित विश्व के कई देशों ने इसकी निंदा भी की है। भारत के द्वारा तो यहाँ तक कोशिश की जा रही है कि जितने भी नॉन एसेंशियल स्टाफ्स वहाँ पर विराजमान हैं, उनको कैसे भी करके इवैक्यूएट करवाया जाए और उनकी जान बचाई जा सके। आज की चर्चा में हम लोग इस पूरे मुद्दों के एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ बातें चल रही हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा क्या कुछ लिखा जिसको लेकर के यह मामला और अधिक प्रसारित हो गया, प्रचारित हो गया, और उसने बाद में उसमें क्या कुछ संशोधन किया। बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं की क्या कुछ वर्तमान में स्थिति रही है और पहले की क्या कुछ स्थितियां रही हैं, इन सब पर भी हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, IAS प्री 2025 को लेकर के आप टारगेटेड हैं, तो आपका स्वागत है इस महत्वपूर्ण अर्जुन बैच के अंतर्गत। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि अगस्त का महीना आ चुका है। अब कुछ ही समय के बाद आपको मुश्किल से 5-6 महीने के बाद प्री की तैयारी करनी होगी। प्री में आपको बेहतर परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता होगी, और यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस भी दे पाएंगे। तो इस लिहाज से आपके पास में जो समय सीमा है वो अब ज़्यादा नहीं है, और इस लिहाज से ये बैच आपके लिए बहुत अधिक फ्रूटफुल हो सकता है। आपको एक सही तैयारी की दिशा प्रदान की जा सकती है इसके माध्यम से, और इसलिए आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप मात्र 27,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि इस तैयारी के अंतर्गत आपको न केवल GS के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जा रहा है, बल्कि PT और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की भी बहुत बेहतर सुविधा आपको दी जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने अभ्यास को और अच्छा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। आइए हम लोग चर्चा को और आगे बढ़ाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ ऐसी हेडिंग दी जिसके कारण सोशल मीडिया पर उसको लेकर के आलोचना भी देखी गई। क्या उसने हेडिंग दी? उसने ये लिखा कि हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। कहने का मतलब ये हुआ, समझिए एक एक करके, बहुत ही आराम से समझिए, सावधानी से समझिए कि इसमें क्या कुछ इंडिकेट किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जब देश को छोड़ा तो उसके बाद बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो किस चीज़ का सामना कर रहे हैं? वो रिवेंज अटैक का सामना कर रहे हैं। रिवेंज का मतलब आपको पता है ना, बदला, यानी कि बदला लिया जा रहा है उनसे, हिंदू बांग्लादेशियों से। अब ये जो बदला शब्द है ये क्यों इसने यूज किया, ये यहाँ पर मार्केबल बात है। बाद में जब इसकी हेडिंग की आलोचना की गई तब फिर उसने अपनी हेडिंग को चेंज करके रिवेंज जो शब्द था उसको हटा दिया, और देन उसने लिखा हिंदूज इन बांग्लादेश फेस अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। अब यहां पर समझिएगा दोस्तों कि आखिर ये जो रिवेंज शब्द है ये क्या इंडिकेट कर रहा था। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर के कई सारी प्रतिक्रियाएं आने लगी, कई सारे लोगों ने अपने अपने स्तर पर उसकी आलोचना भी की। यहां पर जो रिवेंज है वो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि जिस तरीके से लंबे समय से अवामी लीग का नेतृत्व शेख हसीना संभाल रही थी और हिंदू बांग्लादेशी लगातार उनका समर्थन कर रहे थे, उसी का बदला अब लिया जा रहा है। यानी कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा था कि जो हिंदू बांग्लादेशी हैं वो उस समय के कल्प्रिट है, वो दोषी हैं, अपराधी हैं। अब उस अपराध का बदला वर्तमान में लिया जा रहा है।
तो ये कतई स्वीकार्य नहीं हो रहा था और इस लिहाज से ही आलोचना भी की गई कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, है ना। और इसी लिहाज से यहाँ पर यह सवाल भी उठा कि क्या आज के जो पीड़ित हैं, आज जिन हिंदू बांग्लादेशियों के अगेंस्ट में एक हिंसक वातावरण की स्थिति देखी जा रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके देवालयों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन मंदिर को तोड़ा फोड़ा गया, कई सारे देवालयों को तोड़ा फोड़ा गया, कई सारे ऐसे चित्र भी सामने आने लगे। मैंने यहाँ पर जानबूझ करके उनको इंडिकेट नहीं किया है, उनको दिखाया नहीं है। खैर, तो इस तरीके से जब सवाल उठने लगे कि क्या आज के पीड़ित कल के अपराधी थे, क्या आप उन्हें अपराधी मान रहे हैं, क्या आप उनको कल्प्रिट मान रहे हैं, ऐसा है क्या, है ना। कितना बड़ा सवाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स को अपनी गलती जब स्वीकार होने लगी तब फिर उन्होंने संशोधन किया और देन हेडिंग चेंज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर समझिए कि हिंदू बांग्लादेशी आप जो अवामी लीग के समर्थक हैं, ये समर्थन क्यों कर रहे थे? ये समर्थन केवल और केवल लोकतंत्र को मद्देनजर रखते हुए कर रहे थे, लोकतंत्र के हिसाब से कर रहे थे, जो भी वहां पर था मामला। गेटिंग इट? तो इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा जो एक टर्निंग दी गई, वो टर्निंग शायद ठीक नहीं थी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करें कि बांग्लादेश में जो वर्तमान में जनसंख्या है वो क्या कुछ कहती है। वो 170 मिलियन के आसपास वहाँ की जनसंख्या मानी जाती है और इसमें से जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो लगभग 7.5 से 8% के आसपास माने जाते हैं। जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के तौर पर उभरा था तो उस समय स्थापना के समय में बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पर जाना गया, सेकुलर कंट्री के तौर पर जाना गया। लेकिन साल 1988 में उस समय के जो बांग्लादेश के प्रमुख थे, उन्होंने एक संशोधन करवाया संविधान में, 8वां संविधान संशोधन, और आफ्टर डेट हुआ ये कि बांग्लादेश को एक इस्लामी राष्ट्र के तौर पर माना गया, इस्लामी राष्ट्र। गेटिंग इट? तो यहां तक स्थिति हम लोग को दिखती है। इसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें कि उसमें अनुच्छेद 41 क्या कहता है बांग्लादेश के संविधान में। उसमें कुछ वैसी ही बातें कही गई हैं जैसी बातें हम लोगों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक मिलती हैं, क्योंकि हमारे अनुच्छेदों में भी 25 से 28 में भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं जिसमें यह कहा गया है कि भाई जो भी भारत में लोग रहते हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने विश्वास का पालन कर सकते हैं, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बातें कही गई थी। अनुच्छेद 41 कहता है कि बांग्लादेशी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और उसे मानने का अधिकार होगा, इसमें कोई अदरवाइज हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बावजूद जो बीते कुछ समय से कई सारी घटनाएं हुई बांग्लादेशी हिंदुओं के संदर्भ में, वो भी यहाँ पर विचारणीय है। जैसे कि पहले भी विरोध और हिंसा के उदाहरण वहाँ पर देखे गए हैं। जैसे जब 1990 के समय में, आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर 1990 में अयोध्या में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को के तोड़े जाने को लेकर के एक वहाँ पर सांप्रदायिक माहौल जैसी स्थिति पनप गई, पूरे भारत में इनफैक्ट सांप्रदायिक माहौल जैसी स्थिति पनप गई, तो उसका एक जो रिएक्शन है वो बांग्लादेश में भी देखा गया और वहाँ पर भी उस समय जो बांग्लादेशी हिंदू रह रहे थे उनके साथ इस तरीके से कुछ यातनाएं की गई थी। देन आफ्टर साल 2013 में जमात-ए-इस्लामी के उपाध्यक्ष को विभिन्न आरोपों के आधार पर जब सजा सुनाई गई तो फिर उस समय भी जो बांग्लादेशी हिंदू थे उनके अगेंस्ट में कुछ अत्याचार किए गए थे, क्योंकि ऐसा माना गया कि बांग्लादेशी हिंदुओं के कारण ही उन्हें इस तरीके से सजा सुनाई गई है। गेटिंग इट? अच्छा, इसके बाद आम चुनाव के स्तर पर भी ये देखा गया है कि जब भी बांग्लादेश में आम चुनाव वगैरह होते रहे तो उस समय भी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में एक टॉर्चर जैसी स्थिति देखी गई। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि कई बार बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर के एक तनाव का माहौल वहां पर दिखा है। आज भी जबकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है और मोहम्मद यूनुस जी एक जाने माने अर्थशास्त्री माने जाते हैं, उनके नेतृत्व में वो एक चीफ एडवाइजर बने हैं इस सरकार के। इस माहौल में जिस तरीके से वहां पर हिंसा की स्थिति देखी जा रही है, यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए अंतरिम सरकार की कि इस हिंसक गतिविधि को रोका जाए और जो भी वाजिब उपाय हैं, जो भी वाजिब कदम है इस संदर्भ में वो उठाए जाएं, ताकि जो आम नागरिक है, जो बांग्लादेश के आम नागरिक हैं, उनको किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत महसूस न हो और जो भी आगे की व्यवस्था है राजनीतिक तौर पर उस व्यवस्था को स्थापित किया जाए
और बांग्लादेश में शांति को फिर से बहाल करने की कोशिश की जाए। यही अभी वर्तमान में अपेक्षित भी है हर स्तर पर, और इसी को वर्तमान में ध्यान देने की भी ज़रूरत है। यदि सांप्रदायिक माहौल को और अधिक बिगाड़ा जाएगा और अधिक उसको बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर इससे किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा। इससे जो फ़ायदा है वो ऐसे लोगों को मिलेगा, ऐसे संगठनों को मिलेगा जो चाहते ही हैं कि हमेशा अशांति बना रहे। और इसी लिहाज से यहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के संदर्भ में कि वो इन बातों का ध्यान रखे, क्योंकि कई सारे ऐसे आरोप लग रहे हैं जो जमात ए इस्लामी है या फिर जो BNP है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसकी प्रमुख खालिदा जिया जी हैं, है ना। इनके अलावा ISI जो पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है, इन सभी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मिली भगत करके और बांग्लादेश के शांतिपूर्ण माहौल को खराब कर रहे हैं, है ना। क्या इससे बांग्लादेश का एक बेहतर विकास हो सकता है, सही तरीके से विकास हो सकता है? ये सब भी कुछ जो सवाल हैं ये उठ रहे हैं, और इन सवालों का उत्तर वर्तमान में जो अंतरिम सरकार बन रही है उसको देने की ज़रूरत होगी। और निश्चित तौर पर यह आशा की जा सकती है कि मोहम्मद यूनुस साहब के नेतृत्व में उनके महत्वपूर्ण सलाह के माध्यम से वहाँ पर शांति व्यवस्था जल्द ही कायम होगी, इसी की आशा की जा सकती है। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बैच है, इस बैच में आपका स्वागत है। आप चाहें तो जल्द से जल्द दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 27,999 रुपये में आप निश्चित तौर पर इससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे और IAS 2025 का जो आपका लक्ष्य है उसको आप पूरा कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो StudyIQ IAS के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।